नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम न्यूज नाइट में तमाम देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें आप तक लेकर आएंगे। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। बात होगी राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर एक बार फिर से वोटर लिस्ट को लेकर के आरोप, सीधा खुला आरोप राहुल गांधी ने एक बार लगाया है कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी का। तो उस पर चुनाव आयोग ने सीधे खरी खरी सुनाते हुए पलटवार किया है और कहा है कि ऑनलाइन तरीके से वोट चोरी नहीं हो सकती और राहुल गांधी इस तरह से करना बंद करें। उन्होंने कहा निराधार है यह आरोप। वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मुद्दे पर करारा जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर जानबूझकर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो ये बात होगी। साथ ही साथ बिहार के सियासत की बात होगी, जहां आज बेगूसराय में अमित शाह मौजूद थे, तो साथ ही साथ आरजेडी के जिसको कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो खुद को बताते हैं वो, यानी कि बात हो रही है तेजस्वी यादव की, वो दोनों आज एक साथ मौजूद रहे। जहां पर अमित शाह गरजे कि इस बार 2/3 बहुमत से हम बिहार पे अधिकार करेंगे, यानी कि बिहार के चुनाव को जीतेंगे। तो साथ ही साथ राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी उसको घुसपैठ यात्रा बताई। लेकिन उसी समय पर बेगूसराय से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा भी जारी रही। तो सियासत पूरे दिन बिहार पर गर्म रही। इस पर भी हम आपको विशेष तौर पर खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किसने क्या कुछ कहा। और साथ ही साथ बात होगी केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। क्या है यह ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में देखेंगे हेडलाइंस। चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार, कहा वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप। बिहार के बेगूसराय और रोहतास में विपक्ष पर गरजे वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह। कांग्रेस और आरजेडी को बताया घुसपैठियों की संरक्षक। अमित शाह ने कहा एनडीए जितना होगा मजबूत, बिहार उतना ही होगा समृद्ध। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया 1 अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार इसी महीने लॉन्च करेगी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने नेपाल में शांति और स्थिरता की बहाली तथा लोगों की प्रगति के लिए भारत का पूर्ण समर्थन किया व्यक्त। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। चमोली में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन से आवाजाही बाधित। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह उठाए। और दिन की शुरुआत इस तरह से हुई कि कुर्सी की पेटी कस कर बांध लीजिए। तो कुर्सी की पेटी कस कर बांधने का ऐलान हुआ, लेकिन आखिर पेटी बंधी रह गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कर्नाटक के आनंद में वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते और नाम हटाने से पहले हर किसी को सुनवाई का हक मिलता है। बीजेपी ने भी राहुल पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप जड़ा। बीजेपी ने साथ ही अब दूसरे लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सरेआम वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रही है तो आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी न तो हलफनामा देते हैं और न ही कोर्ट जाने को तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। दिन की शुरुआत एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से हुई कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए।
लगा कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नया और बड़ा सुनने को मिलेगा, लेकिन आखिर कुर्सी की पेटी बंधी रह गई और राहुल गांधी ने 2.5 साल पुराने अखबारों में छप चुके मामले को नए कलेवर में पीपीटी के जरिए पेश किया। दावा किया कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में राहुल ने कहा कि यह काम कांग्रेस समर्थक वोटरों को टारगेट करके किया गया। राहुल ने कहा कि इस मामले की जांच कर्नाटक सीआईडी कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग जानबूझकर उसको बाधित कर रहा है। The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done. लेकिन कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि राहुल गांधी पूरा सच नहीं बता रहे हैं। दरअसल वोट डिलीशन की नाकामयाब कोशिश के लिए फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने ही एफआईआर दर्ज कराई है। यह तथ्य भी सामने आया कि जिस आलंद विधानसभा सीट का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि 6018 वोटरों के आवेदन की जांच की गई, जिसमें से केवल 24 वोटर ही ऐसे पाए गए जिनके नाम काटे जाने योग्य थे। बाकी के नाम न काटे जाने थे और न काटे गए। सवाल यह है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप ही क्यों लगाते हैं? अगर चुनाव आयोग सच में उन पर और उनकी पार्टी पर इतना अत्याचार कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? लेकिन राहुल ने इस सवाल का जवाब न पहले दिया था और न ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने एक्स पोस्ट के जरिए राहुल गांधी की बात का जवाब दिया कि किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती और नाम हटाने से पहले हर व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अधिकार दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी का आरोप निराधार है। इस पूरे मामले में बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए हों। कभी फर्जी वोट जोड़ने पर एटम बम फोड़ने की बात, तो कभी वोट काटने पर हाइड्रोजन बम का ऐलान। लेकिन हर बार आरोपों का तथ्यों की कसौटी पर हल्का साबित होना और खुद राहुल गांधी का हलफनामा देने से मुकर जाना राहुल गांधी की विश्वसनीयता और उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष का यही विषय है, राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। राहुल गांधी ने आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने उस पर अपना जवाब दिया। राहुल के आरोपों पर चुनाव का पलटवार, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पवन पटेल, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। और शेखर अय्यर साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। शेखर सर, बहुत स्वागत है आपका। एसएन सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ। इससे शुरुआत मैं पवन जी के साथ करता हूं। पवन जी, बहुत सारे सवाल दरअसल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब भी राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाते हैं तो तथ्यों को लेकर के बार बार ये सवाल कहा जाता है। और जब ये कहा जाता है कि अगर तथ्य पूरे हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं हलफनामा देते हैं?
तो इस तरह के सवाल इन आरोपों के साथ लगते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि राहुल गांधी जी के तथ्यों की जांच करनी है तो इलेक्शन कमीशन क्यों शपथ पत्र नहीं दे देता। अभी जो अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, इनको शपथ पत्र क्यों देने के लिए नहीं बोला गया? चुनाव आयोग राहुल गांधी को शपथ पत्र, हमें तो लग रहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल हुआ। कर्नाटक इलेक्शन कमिश्नर ने जब 18 बार लेटर लिखा तो उस लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? सुबह 4 बजे लोग वोट डिलीट कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई अगर उसी व्यक्ति को जो मोदी जी का भक्ति का चश्मा लगाया होगा उसी को समझ में आएगा। और इतने एविडेंस के साथ में राहुल गांधी ने दिया, पिछली बार दिया कि 1 लाख वोटर आपने चोरी किए, तब भी आपने। तो ये जब हलफनामा देने को कहा जाता है तो पीछे क्यों हट जाते हैं? ये सवाल यही तो पूछा जा रहा है। हलफनामा देने के लिए कहाँ कहा जाता है? हलफनामा चुनाव आयोग ने दिया है। हलफनामा पिछली बार तो यही कहा था कि आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। वो दोनों चीजें नहीं हुई थी। तीन मुख्य चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं, उन 3 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने सही कहा है, ज्ञानेश कुमार जी को जांच करनी चाहिए। हमको तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी बाकी सब इसलिए लगे कि राहुल गांधी जी को हमको गलत साबित करना है। हम कहते हैं कि चलिए मान लीजिए अगर उसमें आप लोग को लगता है सच्चाई नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कितना बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र के लिए है। तो उसका सबूत, उसकी जांच 18 लेटरों का जवाब क्यों नहीं दिया? कर्नाटक सीडीआईडी को जो बोला ज्ञानेश कुमार जी ने, इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं दिया? अभी ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं निजता का हवाला देते हुए 45 दिन तक वीडियो दे सकते हैं, और 45 दिन का वीडियो नहीं दे पाएंगे। बिहार में जो एसआईआर किया गया, 1 अगस्त को आप एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट साबित करते हो और कुछ दिन बाद उसको जब चोरी पकड़ में आने लगती है तो आप उस वोटर लिस्ट को डिलीट करके जेपीजी फॉर्मेट में डाल देते हो, मशीन से नॉट रीडेबल फॉर्मेट में डाल दी। क्या नाटक चल रहा? हम तो कह रहे सिंपल सी बात, तो कोर्ट चले जाइए, तो कोर्ट चले जाइए पवन जी, तो कोर्ट चले जाइए। क्या कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? हलफनामा नहीं दे सकते तो नहीं, क्यों चले जाए? ज्ञानेश कुमार जी को दिक्कत हो रही है भाई, कांग्रेस के वोट चोरी हो रहे हैं तो कोर्ट कौन जाएगा? आपको चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, सब लोग मिले हुए हैं, तो आपके पास है ना एक अदालत का रास्ता। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के वोट की चोरी होने की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ हमारा संविधान चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। हाँ, तो फिर तो और जाना चाहिए, फिर तो और जाना चाहिए। जिम्मेदारी होनी चाहिए, बचाने के लिए अदालत जाएंगे। जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप, मेरा निवेदन इतना है कि क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि उन 18 पत्रों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए? अभी बीजेपी से पूछ लेंगे, अभी बीजेपी से पूछ लेंगे, अभी तो आपसे पूछ रहे हैं सर। हाँ, वही बोल रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि इतना उनसे भी पूछेगा कि अनुराग ठाकुर पूछेंगे सर, अभी बिल्कुल पूछेंगे, यकीन मानिए पूछेंगे। आप अपना वाला तो जवाब दीजिए, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। अब आप बोले शपथ पत्र दे दो, क्या दिक्कत है? कोर्ट दे, वो तो विथ एविडेंस पूरा, अगर एविडेंस नहीं होता तो इतने सारे मीडिया को बुला के नहीं करता, वो भी एक हाथ लेकर लिख देते। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, सारा एविडेंस होगा। आप तो कह रहे हैं कि एविडेंस है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम नहीं मानते, निराधार है। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये पूरा इसके आधार है। यही तो बात है ना, यही झगड़ा है। तो आप अदालत चले जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? अभी चुनाव आयोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेगा। अच्छा, तो आप तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं। हाँ, तो आरोप लगा रहे हैं ना, वो तो आरोपी हो गए। आप अदालत चले जाइए, दोनों के बीच का झगड़ा है वो सुलझा देंगे। नहीं, अब ये तो कोई बात ही नहीं हो, आगे देखेंगे। अभी आएगा, अगला बम भी आ रहा है। जो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है। मतलब इसमें खैर चलिए, आप उसको नहीं बताना चाहते तो मैं सीधे एसएन सिंह के पास आता हूँ। नहीं ठीक है, ये सवाल सर उठते रहेंगे। देखिए आप उसको कुछ भी कहिए, लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे। मैं एसएन सिंह के पास जाऊंगा। कॉमन सी बात ये होनी चाहिए कि चुनाव आयोग को उसका जवाब दे देना चाहिए, सबसे कॉमन बात ये है मेरे। ठीक है, नहीं दे रहा तो अदालत चले जाइए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। आज ज्ञानेश कुमार के ऊपर सीधा खुला आरोप लगाया राहुल गांधी ने, ये भी सच है, पूरे देश ने देखा। और आप कह रहे हैं कि वो सब लोग मिले हुए हैं, तो जिन लोग मिले हुए हैं उनसे जवाब की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? आप अदालत चले जाइए। खैर चलिए, मैं एसएन सिंह के पास जाता हूँ। एसएन, ठीक है सर, आपका पॉइंट समझ में आ गया और लोग भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। एसएन सिंह ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव आयोग है उससे किसी तरह की उम्मीद ना की जाए। 18 जो लेटर्स हैं उसके जवाब नहीं दिए गए, और उसके अलावा ये अदालत क्यों जाए? ये तो दरअसल चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं संज्ञान में ले, या राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया तो हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, बड़ी पुरानी अदावत है चुनाव आयोग से, संस्थाओं से। बहुत पुरानी दुश्मनी है कांग्रेस की। आप देखे नहीं होंगे कि भाई चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को तो इंदिरा गांधी जी ने गिरवी रख दिया था। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के यहाँ कह रहे हैं, चलिए आप 90 बार आ रहे, 100 बार भी आ रहेंगे, 150 बार भी आ रहेंगे, लेकिन आप विश्वास तो करिए कि भारत में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी के कहने पे कहाँ कोई दौड़े कहे कौवा कान लेकर चला गया। एक बार कहते थे ईवीएम में ही गड़बड़ी हो जाती है। आप पत्रकार पूछ रहे हैं
ईवीएम में गड़बड़ी होती है, कहते नहीं नहीं ईवीएम में नहीं गड़बड़ी होती है, अब तो सीधे वोट ही चोरी हो जाती है। फिर कहते थे वो चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है। अरे भैया अभी आप डाटा दिए थे इसके पहले, और जब उस डेटा की जानकारी ली गई तो उसमें बैक पार कर गए, पीछे चले गए, बता ही नहीं पाए। अभी कर्नाटक का आपने जिक्र करके बहुत सारे लोगों को बोला था, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव अगर कोई चीज को मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। मुझे लगता है नहीं चुनाव को देना चाहते हैं, कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में जाकर दीजिए। भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की विधिक व्यवस्था इस तरह से है कि कोई भी व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता है, कोई संस्था मनमानी नहीं कर सकता है, ऐसी हमारी विधिक व्यवस्था है। तो वहां पे तो जाएंगे नहीं, झूठे आरोप लगाएंगे। आरोप कैसे कैसे आरोप लगाते हैं कि भाई ईवीएम खराब है, फिर चुनाव आयोग खराब है, आज वोट की चोरी हो रही है। वही राहुल गांधी जी जो कहते हैं निखिल जी कि भाई महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुआ, वही भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, वही भारत के लोग भी कहते हैं कि हाँ अगर कोई गड़बड़ी है तो कैसे ठीक होगा, एक संस्था ठीक करेगी। मान लीजिए उसका नाम हम कुछ आप और कांग्रेस रख लीजिए कि कांग्रेस उसको SIR मत कहिए, कहिए कांग्रेस से ठीक करेगा। तो कांग्रेस कैसे ठीक करेगा, एक संस्था होगी ना, उस संस्था का कुछ और नाम रख लीजिए। जो भारत के वोटर हैं जिनका वोट पड़ना चाहिए उनका पड़ेगा, जो नहीं है उनका नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये ठीक होने जा रहा है तो भी राहुल गांधी जी को दिक्कत हो रही है। आप देखे होंगे 65 लाख लोगों का अगर नाम कट रहा है बिहार में, तो राहुल गांधी जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, प्रवक्ता जी से भी कहा गया, ये जो बैठे हैं कांग्रेस के, कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कानूनी अधिकार है, जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है और वोट देने का वैधानिक अधिकार रखता है, 1 महीने का समय दिया गया, निश्चित तौर पे उसको अपना प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए, उसको वोट मिलेगा। लेकिन जो भारत का है ही नहीं है, जो घुसपैठिया, उसको लेकर राहुल गांधी जी इतना क्यों परेशान है? हम मान रहे हैं कि किसी चीज का कर्ज चुका रहे हैं, जार सोरोस के पैसे का कर्ज चुका रहे हैं या विदेशी फंडिंग का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन भारत के संस्थाओं पर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये तो बहुत, ये छोटा आरोप है क्या? कौन नहीं जानता है? आप बताइए, कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है और चुनाव खराब है, ईवीएम खराब है, तो उसी ईवीएम से तो सरकार साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी आप भी जीते हैं, आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। भाई एक सिगरेट पीने वाले को आते आपके पास, मैं पवन पटेल के पास आऊंगा। पवन पटेल आ रहा हूँ आपके पास, इसका जवाब लेने के लिए। पवन जी थोड़ा सा, पवन जी निखिल जी 10 सेकंड। निखिल जी अभी इन्होंने 2 बातें कही। अरे भाई आलेट सीट से जो राहुल गांधी जी के खाते में ही गई थी आलेट की सीट, वो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को जरूर बताइए, हो सकता है पढ़ लिख के आए, कि वो सीट जो है वो कांग्रेस जीती है जिस पे आरोप लगा रहे थे। तो क्या राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस के MLA से रिजाइन कराएंगे या माफी मांगेंगे? दूसरा, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का 2023 का जो रीट था उसका फैसला आया है, वो भी इनके विपरीत आया है, तो उसमें भी क्या राहुल गांधी जी कान पकड़ के माफी मांगेंगे या प्रवक्ता माफी मांगेंगे? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता और सत्यता समाप्त हो गई है। राहुल गांधी जी कुछ भी कह देते हैं, तो कुछ भी कहने से तो संवैधानिक संस्था दौड़ती नहीं है। जवाब लेंगे, पवन पटेल के पास आएंगे, जवाब लेंगे। पवन पटेल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं शेखर अय्यर जी को इस चर्चा में जोड़ना चाहता हूं। आपके पास आऊंगा, आपके देखिए SN सिंह ने बहुत सारे सवाल उठाए जिसका जवाब आपको देना है। लेकिन शेखर अय्यर जी, आपको लगता है कि क्या ये जैसे ये कहा जा रहा है कि, और इसके पहले हमने देखा भी है कि बहुत सारे जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर तथ्य पूरे नहीं होते या लोग अदालत नहीं जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है बार बार कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो कोर्ट चले जाइए, हलफनामा नहीं देंगे, अदालत नहीं जाएंगे। तो इससे क्या कहीं एक ये इस तरह का स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको कि सियासी लाभ लेने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, एक जनता के बीच में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा की जा रही है, जो कतई कम से कम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है? केवल आज की बात ले लीजिए, जो बातें आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, उसके बाद अभी जो CEO कर्नाटका, यानी कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी एक तो दिया है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि भाई सारे जो डिटेल्स है, क्योंकि दिसंबर 2022 से ये मामला हमारे पास आया, क्योंकि हमको भी लगा कि भाई ये कैसे ऑनलाइन में इतनी डिलीशन की क्यों आ रही है। फिर हमने जांच कराई, फिर केस रजिस्टर हुआ, हमने सारे डिटेल आज राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं दिए गए जी, वो सारे ऑपरेटर की डिटेल, फॉर्म की रेफरेंस नंबर, सब कुछ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है काला बुर्गी, उनको तो दे दिया गया है सब। और उसके बाद भी कई मीटिंग्स हुए हैं, CEO कर्नाटका और साइबर कर्नाटका के साइबर पुलिस, ये इनके साथ मीटिंग्स भी हुए। और जैसे आपने भी बताया 6018 कुछ एप्लीकेशंस आए थे फॉर्म 7 के माध्यम से, उसमें से केवल 24
ही केवल उसमें कुछ था जिनके नाम हटाया गया, बाकी 5,000 से ज्यादा तो पूरे रिजेक्ट हो गए। ये बात तो आज राहुल गांधी जी ने नहीं बोले। और ये देखिए, और दूसरी बात, जब बार बार आज प्रेस से पूछा गया, उन्होंने कह दिया भाई मेरा काम डेमोक्रेसी को बचाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेसी बचाना नहीं है, कुछ सच रखना है। अब बड़ा क्लियर हो रहा है कि बार बार, अच्छा ये बार बार ये बात भी बोलते हैं, कभी डायनामाइट बोलते हैं, कभी हाइड्रोजन बम बोलते हैं। अच्छा, उनकी हमेशा क्यों ये एक मानसिकता है कि बड़े बड़े बम की बात क्यों करते हैं, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जितने फैक्ट्स रखा जा रहा है ये, क्योंकि देखिए इसमें भी मजाक हो गया ना अभी। आप पहले हाइड्रोजन बम बोलते हो और वो फटेगा, ये फटेगा, वो फटेगा, मतलब और कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, अगर हम आज कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, इस पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच की सिवा और कुछ ना बोले। और ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसे स्लाइड दिखा रहे हैं कि इसमें सच है, लेकिन मीडिया ने अपनी जांच करके भी देख लिया, इसका पर्पस और कुछ नहीं है भाई। केवल यही कहना है कि कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी के साथ। यही बात तो बार बार आ रही है। और ये जानते कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जो आधा सच जो रख रहे हैं, तो कोर्ट में जाने से ये पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। वो स्वयं जानते राहुल, क्योंकि राहुल का भी जो उद्देश्य है कि नैरेटिव चलाना है, वो नैरेटिव ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये फैक्ट्स, ये जो अगर सीईओ कर्नाटका तो केंद्र सरकार ने नहीं अपॉइंट किया है जी। स्थानीय जो राज्य सरकार जो इस समय कांग्रेस शासन है उन्हीं की अंडर आता है। वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने एसपी जो कलाबुर्गी को सारा डिटेल दिया है। तो ये मुझे लगता है इस तरह कहना ये बड़े इरेस्पॉन्सिबल है। एक डेटा बिल्कुल, आपने एक नया फैक्ट इसमें जोड़ा। जो पवन पटेल दरअसल जो मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो शेखर अय्यर ने क्लियर किया है कि भाई कालाबुर्गी के एसपी को कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और ये सारे डिटेल्स जो मांगे जा रहे हैं वो दिए जा चुके हैं। और उसके बावजूद राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये सारे डिटेल्स नहीं दिए गए। तो ये क्यों ना माना जाए कि ये दरअसल सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं, और सवाल जो एसएन सिंह ने उठाया है वो और बड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पे सारा काम हो रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, इनका कहने का कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी का फंडा समझ लीजिए। उनको पता है कि वोट चोरी जिस दिन से पकड़ी गई उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अब आप बोल दीजिए कि सीआईडी अगर 18 जब ये जानकारी देते जा रहे हैं, इसके बाद भी बार बार 18 लेटर लिखता जा रहा है। मतलब सीआईडी को आप पूरी जानकारी देते जा रहे हो, फिर भी 18 बार लेटर लिखते जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उसके पहले 3 मुख्य चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी जी के दावे को सही बोला। उन्होंने बोला कि ज्ञानेश कुमार जी को जांच करानी चाहिए, वो गलत बोल रहे हैं। इंडिया टुडे ने भी जांच करे, इंडिया टुडे ने भी जांच किया कि जो 80 लोग 100 लोग एक घर में रहते हैं, वो दावा राहुल गांधी का अच्छा, जो रिटायर हो चुका है वो कह रहा है, इंडिया टुडे मैगजीन कह रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं, लेकिन आप जो है ना अदालत जाएंगे ना हलफनामा देंगे। ये दूसरे लोग नहीं, यही ज्ञानेश कुमार जी के पद में थे 3 मुख्य चुनाव। अच्छा, ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है, ठीक है पवन पटेल जी, ये जो मामला सामने आया है, ये दिसंबर 2022 में, जैसा कि बताया कि सीओ ने कि 2022 में खुला, 2023 में फरवरी में एफआईआर रजिस्टर की गई, तब तो ज्ञानेश कुमार कहीं पिक्चर में नहीं थे। तो भैया, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया तो ज्ञानेश कुमार जी बड़े खुले मन से बोले कि हाँ पूरा दे दीजिए, हम इसकी जांच करवा लेंगे। ये शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं? और अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र क्यों नहीं मांगा? इसका जवाब दे दीजिए। अगर अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया था, अनुराग ठाकुर ने कौन सी जांच कराने को कहा था? चाहिए ना। ठीक है एसएन सिंह, बहुत सारा आरोप है, जवाब दीजिए जी। निखिल जी, देखिए अभी 2 बातें हमारे मित्र ने कहा, चिल्लाने से सच छुपता नहीं है, वो सामने आता है। उन्होंने कहा अच्छा अगर राहुल गांधी, ये मान गए, अभी 2 चीजें मैंने आपके बीच में पवन जी बोला नहीं, लोग सुन रहे होंगे, समझेंगे। आपने एक आरोप, आप सुन तो लीजिए भैया, आप भी राहुल जी की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि भाई राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता नहीं भी है, आपने स्वीकारा, तो भी उनको जवाब देना चाहिए ना, और सत्यता है तो भी बताना चाहिए। तो मैं स्पष्टता से राहुल जी की बात को बता रहा हूँ। बिहार में जिसका हाथ खड़ा किए, जिस महिला का आरोप लगाया कि इसका नाम कट गया है, उस महिला ने कहा कि भाई मेरा नाम तो नहीं कटा है। तो राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल जी जो कहेंगे। राहुल जी कोई आप पुरुष हैं क्या? राहुल जी कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो कभी झूठी नहीं बोलते? राहुल गांधी जी तो झूठी, सरासर झूठी बोलते हैं। राहुल गांधी जी पे जब सजा हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं वो तो कोर्ट खराब है। राहुल गांधी जी कभी कहेंगे ईडी खराब है, सीबीआई खराब है, देश का संविधान खराब है, लोकतंत्र ही खराब है। तो राहुल गांधी जी के कहने पे सब कुछ बदल दिया जाए क्या? मैं बताऊंगा निखिल जी, देखिए वोट की चोरी 4 ही बार हुई है और चारों बार कांग्रेस ने किया। पहली चोरी स्वर्गीय इनके दादाजी करते हैं, नाना जी करते हैं,
और मुझे लगता है कि उस समय 13/1 से 1 वोट जो पाता है वो जीत जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 13 वाला हार जाता है। दूसरी घोषित चोरी, जिसको हाईकोर्ट ने घोषित चोरी पकड़ा और उसमें सजा सुनाया, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की है। तीसरी चोरी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इटली से आया हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के पहले ही वोटर कार्ड में उसका नाम हो जाता है। और चौथी चोरी देख लीजिए, इनसे बड़े प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं, उनका 2 जगह नाम है, हो सकता है कि 72 जगह नाम हो, 50 जगह नाम हो। तो इस तरह के कार्यों को ये करते रहते हैं। मैं बाद में दोबारा कहूंगा, हम कोई चुनाव आयोग नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से एक जिम्मेदार पार्टी है, क्या निखिल जी आपके जिम्मेदार चैनल पर सब लोग नहीं सुन रहे होंगे, सभी पार्टियों को ये बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तरोत्तर इसमें सुधार आया है। पहले तो बैलेट पेपर ले जाके कांग्रेस के लोग घर पे मार के ले आके रख देते थे। चुनाव आयोग ही एक संस्था है जिसने उत्तरोत्तर सुधार करके इसमें गुणवत्ता ले आने का कार्य किया। आज भी अगर कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए, न कि संस्थाओं पर आरोप लगाने का कार्य किया जाए। और मैं कह रहा हूँ, संस्था पर जो आरोप लगा रहे हैं उनको तो तत्काल प्रभाव से रिजाइन करके बताना चाहिए कि भैया देखिए हमने रिजाइन कर दिया, हमने वोट चोरी के आपकी बात आ गई सांसद और विधायक। ठीक है एहसन जी, थैंक यू, आपकी बात आ गई। शेखर अय्यर जी, इस तरह की सियासत का आकलन कैसे करेंगे? बहुत मैं चाहता हूँ कम शब्दों में बताइए सर। क्या सवाल था आपका? सर मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो सियासत चल रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, जनता के बीच में भ्रम की स्थिति, ये एक तरह से लगातार गिरावट है। मतलब ये कोई बहुत जिसको कहते हैं कि हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, इसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि इस तरह बातें कहते रहेंगे ना, कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव तैयारी या संगठन की जो कमजोरी को ठीक कर पाएगी, या अपने आप को पब्लिक के सामने इस तरह की फटाएंगे, ये फटाएंगे, ये फटाएंगे, ये कहेंगे तो वोटर के अंदर एक बड़ी ये होगी। और दूसरी बात, आज बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कुछ बूथ है वो कांग्रेस के बूथ है। भाई कोई बूथ कांग्रेस का बूथ नहीं होता, बीजेपी का बूथ नहीं होता है। और ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, 2018 में बीजेपी जीते थे और 2023 में कांग्रेस जीते थे। देखिए, पब्लिक वोटर का माइंड बदलता रहता है। तो मुझे लगता है ये जो जिस रास्ते पे चले राहुल गांधी जी, बड़े अनफॉर्चुनेट है। मैं कई कांग्रेस लीडर से भी बात किया है, वो मानते ही नहीं है कि जिस रास्ते राहुल गांधी पकड़े इसमें कांग्रेस को कुछ भलाई होने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दरअसल एक सीधी सी बात जो सामने निकल कर आती है कि अगर किसी के ऊपर आपको शक है, शुबा है, तो इस देश में अदालतें हैं जिनकी शरण में आप जाइए और वहां से आपको न्याय मिलेगा। अभी कर्नाटक में ही देखिए, पिछले दिनों एक कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव जो है वो खारिज किया गया है और पुनर्मतगणना के आदेश दिए गए हैं। जबकि यह भी फैक्ट है कि 2024 में 10 से ज्यादा याचिकाएं चुनाव को लेकर के दाखिल हुई हैं, जिसमें एक भी कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। तो आखिर ये सवाल जरूर उठेंगे कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। इस चर्चा को फिर कभी आगे और बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे पास समय सिर्फ इतना ही है। एहसन सिंह जी आपका, पवन पटेल जी आपका, शेखर अय्यर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि अमित शाह का बिहार दौरा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की GST बचत। Enjoy tax-free health insurance. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासी हलचल तेज हो रही है। आज राज्य की राजनीति में बड़ा दिन रहा। दरअसल एक ही इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजद नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी सूबे की सियासी हलचल को बढ़ाती रही। तो अमित शाह ने एनडीए की जीत के दावे किए, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा करार कर दिया। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में वोटर लिस्ट पर यानी कि जो सहमति है कि कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, उसको लेकर के सहमति बन गई है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। गुरुवार को अपने बिहार दौरे के दौरान उन्होंने राज्य के डेहरी और बेगूसराय में पार्टी के क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। डेहरी ऑन सोन में शाहबाद और मगध प्रक्षेत्र के विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 2/3 बहुमत से सरकार बनाना है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बिहार में विकास के कई काम हुए हैं। अमित शाह ने राज्य में कांग्रेस, राजद और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले बिहार की भलाई नहीं कर सकते। उन्होंने बिहार का भविष्य एनडीए को बताते हुए कहा कि एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना समृद्ध होगा। बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा बताया और विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग अगर सत्ता में आते हैं तो घुसपैठिए बढ़ेंगे। राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाने और ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया और कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए। चिथड़े मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इससे पहले बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, OTP चोरी, AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? ओह, किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक। ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए बनाए गए नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम के प्रचार और नियमन संबंधी नियमों को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम रूप से
तय किया गया है। उन्होंने बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले हम इंडस्ट्री के साथ एक और दौर की चर्चा करेंगे। Promotion and regulation of online games, that act which was passed by the parliament. We have engaged with the industry. We have had multiple discussions with them. We have been having discussions with them for last almost 3 years. And after passing the law, once again we engaged with them. We also engaged with the banks. We engaged with practically every stakeholder possible in this, and we have finalized the rules. The rules will be promulgated with effect from 1st October. तो तकनीक के दुरुपयोग से को रोकने की कोशिश से जुड़ी एक और खबर है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार इस महीने के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेकर आएगी। आज नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि व्यापक विचार विमर्श के बाद इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि आम लोगों की पहुंच तकनीक तक हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में 500 से अधिक एआई डेटा लैब स्थापित कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया और इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत की। गौरतलब है कि एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन अगले वर्ष 19 और 20 फरवरी को भारत में होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। We would also like to present before you an AI governance framework. More than 3,000 consultations were held over a very long period to come up with this entire framework. So that framework we will be launching in the coming days, hopefully before 28th September. Our thinking is very much a good balance of innovation and regulation, a good balance of taking science and technology forward and making it safe and trusted, a good balance of making sure that common citizens get access to technology and developing the deep R&D capabilities that we need. यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच। दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार। जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती। वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज। 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स जीरो। 5 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर को सीधा लाभ। कम टैक्स का मतलब ज्यादा बचत, ज्यादा खबर। मिडिल क्लास हुआ और मजबूत। नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। इनकम टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आपको कई मैसेजेस आएंगे। गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे। डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे। अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे,
ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. यार उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की जीएसटी बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में किए गए नई पीढ़ी के सुधारों का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से समाज के सभी वर्ग में खुशी देखी जा रही है और इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। जीएसटी में नई पीढ़ी के सुधार से मोदी सरकार ने देश की जनता को जो ऐतिहासिक उपहार दिया है उसका उत्साह समाज के हर वर्ग में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्यू जनरेशन जीएसटी नाम से एक सभा का आयोजन किया जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। जीएसटी पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्साहित किया और स्लैब में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। There was a time about 8 months ago, Honorable Prime Minister invited me and said, look, I want you to do something about GST. First of all, we didn't want 4 rates. But were we ready to get into one rate situation as yet? Not yet. Maybe sometime in future. So we brought together the entire set of commodities and understood it from 5 different parameters. One, is it going to help the poor, the middle class, by bringing the item down in terms of taxable rate? Are we benefiting the poor and the middle class? If yes, yes, we'll do it. And therefore the second parameter was, will it help the middle class to meet their aspirations? If it will, yes, we will reduce that. The third was, will it help farmers? Most often, when we were looking during the 8 years into matters related to farming community, it would be that that item on which the rate consideration had to happen, it used to come under the dual use category. Farmers use it, but others also use it. न्यू जनरेशन जीएसटी पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्लैब में सुधार के लिए पिछले 8 साल से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। The new generation GST reforms is a thorough review and a proposal which resulted in a proposal after the review. So the thorough review is what? In the last 8 years, keeping the framework intact, which was a framework formed at the stage of introducing GST, and we kept improving it in the last 8 years. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 2.0 को लेकर 6 सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ जारी किया है। इसका उद्देश्य 22 सितंबर को लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के बारे में लोगों को बेहतर ढंग से जानकारी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं नैनीताल की मॉल रोड धंसने से हालात और मुश्किल हो गए हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने रफ्तार रोक दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से लगातार प्रभावित रहे हैं। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ देश के मैदानी राज्यों में भी मानसून ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। गुरुवार को असम के डिब्रूगढ़ में जोरदार बारिश हुई। वहीं हैदराबाद में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिसके बाद सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। वहीं यूपी के बरेली में भी कई जगहों पर बारिश हुई, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम कार्की ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नेपाल और भारत के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी भी साझा की। बातचीत के क्रम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बधाई देते हुए अच्छे पड़ोसी के रूप में आने वाले समय में भारत का निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नेपाल में हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और देश में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के अटूट सहयोग का भरोसा भी दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में नेपाल भारत संबंधों, द्विपक्षीय हितों और साझा चिंताओं पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको और दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने बधाई संदेश दिया और बधाई संदेशों का तांता लगा रहा। और इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। तो इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों का क्या कुछ कहना है। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
विश्वगुरु भारत आज पूरे विश्व पटल पर यदि छा रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान, तप, तपस्या और त्याग है। उस व्यक्तित्व का नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को, खेल नीति को, आर्थिक नीतियों को जिस प्रकार धार दी है, उसके चलते आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है और विश्व लीडर के रूप में आज यदि किसी की पहचान है तो माननीय मोदी जी की है। योगासन के जितने भी साथी हैं वो तो ये मानते हैं कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। खेल प्रोत्साहन की जो बातें कागजी हुआ करती थी, वास्तविक रूप खेलो इंडिया योजना के माध्यम से ले चुकी हैं, जिसका शुभारंभ सन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देना, देश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना एवं खिलाड़ियों को सहायता मुहैया कराना है। खेलो इंडिया के माध्यम से न केवल अर्बन क्षेत्र से एवं हमारे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकलकर बहुत से खिलाड़ी हमारे राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि अब तक किसी ने नहीं किए। मेरा भी जीवन प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बदला है। मन की बातें कार्यक्रम ने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से इतना प्रभावित हुआ कि मेरे भी मन में विचार आया कि मैं भी कुछ दिव्यांगजनों के लिए करूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में डिसेबिलिटी बिल लागू किया। उनको एक जो सम्मान मिला है, इज्जत से जो जीने की एक रास्ता मिला है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक दिव्यांगजन हूँ। दिव्यांगजन पहले 7 कैटेगरी दिव्यांगजनों की होती थी, आज 21 प्रकार के दिव्यांगजन उस डिसेबिलिटी बिल में लागू किए गए। दिव्यांगजन आज चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृति हो, किसी भी क्षेत्र में आज अपनी प्रतिभाओं का लोहा देश और दुनिया में मना रहे हैं। और ये जो दिव्यांगजनों के जो अंदर उत्साह भरने का कार्य किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब दिव्यांगजनों को जो उनके आशीर्वाद से जो लाभ मिल रहे हैं, यदि दिव्यांगजन घर खरीदता है तो स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती है। यदि दिव्यांगजन गाड़ी खरीदता है, मैंने भी गाड़ी खरीदी, मुझे जीएसटी में छूट मिली, मुझे आरटीओ में छूट मिली, यहाँ तक कि मेरा फास्टैग पूरे भारत में फ्री है। मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्रीय टीकाकरण के लिए जो व्यक्तिगत ध्यान दिया है, वैसा पिछले 75 वर्ष में कभी नहीं हुआ। टीकाकरण के स्वरूप में आमूल परिवर्तन आया। आज 90% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण होता है। 2013-14 में ये संख्या केवल 70-60% के आसपास थी। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता की सोच के अंतर्गत टीका अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। यही कारण रहा कि हमारे देश में 18 महीने के छोटे अंतराल में 2 अरब से ज्यादा टीका लगाए गए।